रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टडी करने में हमें हेल्प करेंगे। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था कि परमुटेशन और कम्बिनेशन से पहले हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अगर हमने किसी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स देखनी है या हमने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज काउंट करनी है, तो उसके लिए हम कुछ बेसिक से रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 6 है और टॉपिक 6.1 है बुक रोजन की बुक का। तो आई होप कि आपको ये पेज विजिबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास उस वक्त यूज होता है जब हमारे पास दो आपके पास एक्शंस परफॉर्म किए जाएं और उनमें से दोनों एक्शंस जो हैं वो जो टास्क हैं वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों। या हम कह सकते हैं कि वन टास्क को चूज करने के बाद हमारे पास दूसरा टास्क जो है वो डिफरेंट वेज में किया जा सकता हो। जैसे अगर हमारे पास अ, एक टास्क है जो कि N1 वेज में परफॉर्म किया जा सकता है और फर्स्ट टास्क परफॉर्म करने के बाद जो सेकंड टास्क है वो हमारे पास N2 वेज में परफॉर्म किया जा सकता है। तो हम समटाइम्स कहते हैं कि ये जो दो टास्क हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो इस केस में हम जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो फाइंड करेंगे दोनों के नंबर्स का प्रोडक्ट लेकर। तो समटाइम्स प्रोडक्ट रूल को हम कहते हैं कि इट इज एंड रूल, और समटाइम्स हम कह देते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी में अगर यूज करें तो इसको हम कह देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक एग्जांपल चूज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो एम्प्लॉयज हैं, एक है सांचेस और एक है पटेल, और हमारे पास दे हैव टू रेंट अ फ्लोर विद 12 ऑफिसेस। तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू असाइन डिफरेंट ऑफिसेस टू दीज टू एम्प्लॉयज। तो एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो टास्क हैं उनमें कुछ फैक्टर्स या कुछ एक्शंस कॉमन भी होते हैं और कुछ में एक्शंस कॉमन नहीं होते। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 ऑफिसेज हैं और अगर हम फर्स्ट सांचिस को चूज करते हैं तो हमारे पास इन 12 ऑफिसेज में से कोई एक ऑफिस भी जो है वो सांचिस को असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन पर्सन के लिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो 12 है। तो जब आप एक कोई सा भी एक ऑफिस जो है वो उस सांचिस को आप असाइन कर देते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास ऑफिस बच जाएंगे दे वुड बी 11। तो पटेल को असाइन करने के लिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं दे आर 11। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी वो होंगी 12 टाइम्स 11 विच आर 132। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं हमारे पास है कि हमारे पास चेयर्स ऑडिटोरियम में जिसको हमने लेबल करना है एक इंग्लिश लेटर और एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, और इंटीजर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो कितनी चेयर्स को हम इस तरह नंबर से लेबल्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेटर हमारे पास जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से कोई सा भी एक लेटर हो सकता है। तो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 है। तो हमारे पास फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर के लिए जो टोटल चॉइसेस हैं दीज आर 26, और जो नंबर्स हमने यूज करने हैं दे आर 100। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस है वो हमारे पास होंगी 100। और चूंकि हम जब इंग्लिश लेटर असाइन करते हैं तो उसका जो असाइनिंग एक्शन है वो इंटीजर असाइन करने वाले एक्शन से इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास आ जाएंगी 26 टाइम्स 100 विच आर 2600। इस तरह हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है कि देर आर 32 माइक्रो कंप्यूटर्स और ईच माइक्रो कंप्यूटर हैज 24 ports। तो हाउ मेनी डिफरेंट ports टू अ माइक्रो कंप्यूटर इन द सेंटर आर देयर। तो एक माइक्रो कंप्यूटर में 24 है और 32 डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इसका मतलब है कि हर कंप्यूटर के corresponding 24 पोर्ट्स हैं। तो 32 माइक्रो कंप्यूटर्स के corresponding हमारे पास जो पोर्ट्स आ जाएंगी उसके लिए हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, विच इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो टोटल चॉइसेस हमारे पास आ जाएंगे 32 टाइम्स 24 इक्वल्स टू 768 पोर्ट्स। यहाँ पे हमने जो तीन एग्जांपल्स की हैं वो थी सिर्फ दो टाइप्स के एक्शंस में, जब हमने दो टास्क में एक एक्शन को डिवाइड किया था।
अब हम इसको इसी तरह एक्सटेंड कर सकते हैं दो से ज्यादा टास्क के लिए भी। अगर एक टास्क हमारे पास T1 है, दूसरा टास्क T2 है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टास्क हो, सीक्वेंस हो, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे से सब जो टास्क हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेज होंगे वो इन तमाम टास्क का प्रोडक्ट होगा। T1 टाइम्स T2 टाइम्स एंड अप टू सो ऑन अप टू Tm। तो अगर T1 N1 वेज में परफॉर्म किया जा सकता है, T2 N2 वेज में, और Tm Nm वेज में, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेज होंगे N1 टाइम्स N2 टाइम्स अप टू Nm टाइम्स। तो हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं इन फाइनाइट नंबर ऑफ टास्क के लिए। अब यहाँ पे हम छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कि आपके पास आपने एक बिट स्ट्रिंग्स बनाना है। बिट स्ट्रिंग मीन्स जैसे आप इंग्लिश के अल्फा लेटर्स चूज करके एक करेक्टर बनाते हैं, एक पूरा वर्ड बनाते हैं, इसी तरह जब बिट से मिलकर आप एक पूरा वर्ड बनाएंगे तो हम उसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7 आर देयर। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें हमारे पास 7 बिट्स यूज हो सकते हैं। हमने देखना है कि हमारे पास इसके कितने डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स हैं वो हो सकती हैं, कितने डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। तो ये जो बिट स्ट्रिंग्स बनेगी ये हमारे पास 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, यहाँ तो मैं यहाँ पे 0 यूज कर सकता हूँ या 1 यूज कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक चॉइस है। इसी तरह दूसरी पोजीशन के लिए भी मेरे पास दो चॉइसेस हैं, मैं यहाँ पे 0 यूज कर सकता या 1 यूज कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास 7 पोजीशंस हैं और हर पोजीशन के लिए मेरे पास दो ही चॉइसेस है, 0 या 1। और दूसरी चीज ये है कि फर्स्ट पोजीशन पर 0 या 1 की प्लेसमेंट से सेकंड पोजीशन की 0 और 1 की प्लेसमेंट मैटर नहीं करती है। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, दोनों 0 भी हो सकते हैं, दोनों 1 भी हो सकते हैं, और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हर प्लेस की जो चॉइस है वो दूसरी प्लेस की चॉइस से इंडिपेंडेंट है। तो जो टोटल नंबर ऑफ फेज होंगे वो हमारे पास इन तमाम चॉइसेस का प्रोडक्ट होगा। तो क्योंकि हमारे पास लेंथ 7 है तो हमारे पास होगा 2 टाइम्स अप टू 7 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास आ जाएंगे 2 raised to power 7 विच इज 128। इसी तरह अगर मेरे पास क्वेश्चन हो कि 5 बिट स्ट्रिंग है तो मेरे पास जो टोटल चॉइसेस होंगी वो होंगी 2 raised to power 5 विच वुड बी 32। तो इस तरह हम किसी बिट स्ट्रिंग्स की लेंथ के डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बेसिक सा काउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि हम यूज करते हैं। एग्जांपल 4 बता दो। जी फहद, तो एग्जांपल 4 जरा वापस से बता दो। एग्जांपल 4। जी सर। ओके, हमारे पास सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बिट स्ट्रिंग का तो आइडिया तो होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कंस्ट्रक्ट करना है लेंथ लेट से 4 बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4। इसका मतलब है मेरे पास जो स्ट्रिंग्स होगा उसमें जो लेटर्स यूज हो सकते हैं वो 4 यूज हो सकते हैं। और ये जो स्ट्रिंग आपके पास फॉर्मुलेट होता है इसमें आप सिर्फ दो ही डिजिट यूज कर सकते हैं, 0 या 1। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं 0 यूज कर सकता हूँ या 1 यूज कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास अब जब मैंने इसका डिफरेंट अरेंजमेंट देखनी है, तो लेट्स से अगर मेरे पास फर्स्ट पे 0 है तो सेकंड पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, सेकंड पर 0 भी हो सकता है और सेकंड पर मेरे पास 1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी पोजीशन पे भी मेरे पास टोटल दो चॉइसेस हैं। इसी तरह हर पोजीशन के लिए आपके पास दो दो चॉइसेस हैं, थर्ड पोजीशन के लिए भी दो चॉइसेस हैं, फोर्थ पोजीशन के लिए भी दो चॉइसेस हैं।
और यहाँ पर हमारे लिए जो सेकंड पोजीशन पर हम नंबर यूज कर रहे हैं वो पहली पोजीशन के नंबर से डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पोजीशन पर 0 है तो सेकंड पोजीशन पर 0 भी हो सकता है, सेकंड पोजीशन पर 1 भी हो सकता है। इसी तरह अगर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है तो सेकंड पोजीशन पर 0 भी हो सकता है और सेकंड पोजीशन पर 1 भी हो सकता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी अलाउड है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी अलाउड है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी अलाउड है और ये वाला कॉम्बिनेशन भी अलाउड है। इसका मतलब ये है कि पहले पोजीशन पर जो नंबर्स की प्लेसमेंट है वो दूसरे नंबर के दूसरी पोजीशन पर प्लेसमेंट्स को इफेक्ट नहीं कर रही। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहली पोजीशन की चॉइसेस जो हैं वो दूसरी पोजीशन की चॉइसेस से इंडिपेंडेंट है। तो जब आपके पास टास्क एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि 4 यूज हो रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी वो होंगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और हम इसको कह सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 4 और ये हमारे पास होंगी 16। इसी तरह हम इस कंसेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर भी किसी भी लेंथ की बिट स्ट्रिंग के लिए। अगर 7 हो तो 2 रेज़्ड टू पावर 7, अगर 8 लेंथ हो तो हम कह सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 8। तो इसी तरह आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जी बात सर, समझ आ सही, गई है? थैंक यू। जी सर, थैंक यू। ओके गुड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ 3 अपर केस इंग्लिश लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स। और यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि नो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स आर प्रोहिबिटेड, मीन्स टू से अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट प्लेस पर यूज करते हैं कैपिटल ए तो आप दूसरी पोजीशन पर भी कैपिटल ए यूज कर सकते हैं, तीसरी पोजीशन पर भी कैपिटल ए यूज कर सकते हैं। इस बात की रिस्ट्रिक्शन इस बात की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है वो रिपीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चन में इट इज नॉन रिपीटेड वाला आइडिया है या रिपीटेड वाला। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें तो सांचिस और पटेल वाली उसमें हमारे पास था नॉन रिपीटेड वाला केस। तो हमने वहां पे दूसरी टाइम्स में एक दफा एक नंबर जो है वो डिक्रीज कर दिया था, 12 टाइम्स 12 करने के बजाय 12 टाइम्स 11 कर दिया था। अब यहाँ पे जो हमारे पास लाइसेंस प्लेट्स वाला है इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास उसने क्लियरली मेंशन किया है कि नो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स आर प्रोहिबिटेड। इसका मतलब ये है कि आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 प्लेसेस हैं वो इंग्लिश लेटर्स के लिए हैं और जो लास्ट 3 प्लेसेस हैं वो डिजिट्स के लिए हैं। और जो इंग्लिश लेटर्स हैं वो हमारे पास 26 हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट प्लेसेस के लिए जो चॉइसेस हैं वो भी 26 हैं, सेकंड के लिए भी 26 हैं और थर्ड के लिए भी 26 हैं। तो फर्स्ट 3 प्लेसेस के लिए जो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। और हमारे पास जो सेकंड वन है, सेकंड वन में हमारे पास 3 प्लेसेस के लिए डिजिट्स हैं। तो उन 3 डिजिट्स में भी हमारे पास कोई प्रोहिबिशन नहीं है। तो फर्स्ट प्लेसेस के लिए भी 10 चॉइसेस हैं, सेकंड के लिए भी 10 चॉइसेस हैं और थर्ड के लिए भी 10 चॉइसेस हैं। तो टोटल चॉइसेस जो है वो क्या हो जाएंगी 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। और फर्स्ट 3 जो है वो इन 3 से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल चॉइसेस होंगी वो इन नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो टोटल चॉइसेस जो है वो हमारे पास आ जाएंगी दिस गिवन नंबर। ओके, अब हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस करते हैं इसके प्रोडक्ट रूल की और वो यूज करते हैं हम हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट। कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास m एलिमेंट्स हैं और एक दूसरा सेट है जिसमें हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट A है और इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो m हैं और दूसरा सेट है मेरे पास B और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो n हैं। तो लेट्स से जस्ट एक आर्बिट्ररी सी हम पिक्चर बना लेते हैं और हम देखते हैं कि A से B तक हमारे पास कितने पॉसिबल फंक्शंस कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंपल कंस्ट्रक्शन की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए का एक एलिमेंट चूज करता हूं तो मेरे पास टोटल चॉइसेस जो हैं वो कितनी हैं कि अगर सेट ए में से एक एलिमेंट चूज करता हूं तो वो एलिमेंट जो है वो सेट बी के किसी भी एलिमेंट पे मैप कर सकता है। अब चूंकि हमारे पास जो बी में एलिमेंट्स है वो n है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ए का उसके लिए टोटल मेरे पास m चॉइसेस हैं। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लेट्स से
ये टोटल चॉइसेस आपके पास अगर m है, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए भी मेरे पास चॉइसेस n है, और अगर मैं दूसरा एलिमेंट चूज करता हूँ, चूंकि मेरे पास ये एक सिंपल फंक्शन है, यहाँ मैं वन वन और ऑन टू की बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि दूसरा एलिमेंट भी उनमें से किसी एक एलिमेंट पे मैप हो जहां पर पहला एलिमेंट ऑलरेडी मैप हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल सेकंड एलिमेंट भी हमारे पास, सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट पे मैप कर सकता है, सेकंड पे कर सकता है, थर्ड पे कर सकता है, और किसी भी पॉसिबल नंबर पर मैप कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड नंबर के लिए भी मेरे पास चॉइसेस हैं वो भी n है। इसी तरह हर प्लेसेस के लिए मेरे पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो n होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या आ जाएंगी, क्योंकि n हमारे पास m टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा n रेज टू पावर m। तो समटाइम्स हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन है f, जिसमें एक सेट जो है उसकी अगर कार्डिनैलिटी m है, और वो मैप कर रहा है एक दूसरे सेट पे जिसकी कार्डिनैलिटी n है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, तो दी कार्डिनैलिटी ऑफ फंक्शंस f, ये हमारे पास इक्वल होगा सेकंड सेट की कार्डिनैलिटी रेज टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ फर्स्ट सेट। तो ये हमारे पास एक अदर एग्जांपल है प्रोडक्ट रूल की। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो ये कि हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि सिंपल फंक्शन की बजाय हम कंसिडर करें कि वन वन फंक्शन कितने एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास वन वन फंक्शन हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे बताएं। नो क्वेश्चन, ओके। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि अगर हमारे पास वन वन फंक्शंस हो तो कितने पॉसिबल वेज एग्जिस्ट करेंगे। तो लेट्स से अब मेरे पास है एक सेट ए जिसकी कार्डिनैलिटी मेरे पास m है, और एक दूसरा सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी मेरे पास n है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन और b के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं दे आर दिस वन। अब हमें देखना है कि a से b तक वन वन फंक्शंस कितने बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एलिमेंट चूज करता हूँ a में से, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो इस बी में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो टोटल चॉइसेस फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास क्या है, वो n है। अब हम देखते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए। अब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने चूज कर लिया, इनमें से कोई एक एलिमेंट जो है वो चूज कर लिया, तो लेट्स से फर्स्ट वन वाला, तो हमारे पास ये वाला जो है ये अब इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेकंड एलिमेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन में जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। अब सेकंड एलिमेंट चूज करते हैं, तो सेकंड एलिमेंट के लिए हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो लेस देन n माइनस वन है, तो हमारे पास ये आ जाएगा n माइनस वन। तो अब हम जब सेकंड एलिमेंट चूज कर लेते हैं, लेट से ये लास्ट वाला, तो लास्ट वाले चूज करने के बाद हमारे पास थर्ड वाले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, दिस वुड बी n माइनस टू। तो जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाएंगी वो हमारे पास होंगी n टाइम्स n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू n माइनस m प्लस वन। और अगर आप इसको चेंज करें इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, तो हमारे पास ये आ जाएगा, हम इसको n माइनस एम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। और आपको पता है आप इसको लिखते हैं कि परमुटेशन ऑफ n एलिमेंट्स टेकन m एट ए टाइम, और ये हमारे पास npm जो है वो जीरो होता है अगर हमारे पास m जो है वो ग्रेटर देन n हो। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गई कि वन वन फंक्शन होने के लिए हमारे पास m शुड नॉट बी ग्रेटर देन n। तो जो ओनली चॉइसेस हैं, पॉसिबल चॉइसेस हैं n और m के लिए, वो m शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए।
तो इस प्रोडक्ट रूल की हेल्प से हम सिंपल फंक्शंस, नंबर ऑफ सिंपल फंक्शंस कितने एग्जिस्ट करते हैं वो भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने एग्जिस्ट करते हैं हम ये भी बता सकते हैं। ये पॉइंट अगर स्टूडेंट को क्लियर ना हो तो आप मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। नो क्वेश्चन सर इसमें हम डायरेक्ट ये सर? npm इस्तेमाल कर सकते हैं ना कैलकुलेटर में डाल के, या हमें फॉर्मूला सॉरी, लिखने की जरूरत होगी? सवाल क्या आपका? सर मैं कह रहा हूँ ये जो होता है npm, जो परम्यूटेशन वाली नोटेशन होती है, जी, कैलकुलेटर में डाल डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाती है। सर 3p2 हो गया, 5p2, 5p3 और whatever it is, तो हमें ये जी। डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको पीछे वाली वर्किंग की जरूरत है इसकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नहीं, वो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास एक सेट और दो सेट्स गिवन है विद गिवन कार्डिनैलिटी, तो हम ये कैसे गैस जी सर, करेंगे वो समझ कि आ गई थी, हमारे वो पास समझ आ एक गई सेट। थी, सॉरी। वो समझ आ गई थी। ओके, गुड, गुड, ओके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वन टू वन फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो कंप्यूटर एल्गोरिथम से रिलेटेड है, कि जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लूप्स डिफाइन करते हैं और लूप इनसाइड एक लूप डिफाइन करते हैं, जिसको आप नेस्टेड लूप्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप मैट्रिसेस के एलिमेंट्स लिखते हैं तब भी आप नेस्टेड लूप्स लेते हैं, या बात ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जिसमें आपको नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ जाती है। तो आप ये देखेंगे जो फर्स्ट लूप है हमारे पास 1 to n1, और जो सेकंड लूप है 1 to n2 है। तो जब आपके पास जो फर्स्ट लूप का जो इंडेक्स है वो वैल्यू 1 अज्यूम करेगा, जो सेकंड लूप है वो आपके पास n2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह जब आपके पास i1 की वैल्यू 2 होगी तो आपके पास जो सेकंड लूप है वो n2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगी। इसी तरह आपके पास जो लास्ट लूप्स हैं, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स की आपके पास और लास्ट वैल्यू तक वो जो सेकंड लूप है वो आपके पास n2 टाइम्स रिपीट होगी। इसका मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n1 टाइम्स, n2 टाइम्स, n3 टाइम्स, अप टू, अगर आपके पास लास्ट लूप जो है वो nm टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास एल्गोरिथम्स में जो नेस्टेड लूप्स हैं वो बेसिकली वर्क करती हैं प्रोडक्ट रूल्स पर, और अगर ये सेपरेट होंगी तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं यूज होगा, उस केस में हम यूज करते हैं सम रूल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल के बाद देखेंगे कि सम रूल कैसे डिफाइन किया जाता है। एक और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट रूल की, वो कि एक गिवन सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिसको हम कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स भी कहते हैं, जो हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि हर सेट के कोरोस्पोंडिंग हम एक बिट स्ट्रिंग्स डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर हम इसको जनरलाइज भी देखेंगे। मेरे पास एक सेट है ए, और विथ लेट्स से हमारे पास इस सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3। अब इसके जो सबसेट्स हैं वो हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका सबसेट जो है वो 5 हो सकता है, इसका सबसेट सिंगलटन भी हो सकता है, मे बी 1 हो, मे बी 2 हो, मे बी 3 हो, और इसके जो सबसेट्स हैं वो 2 कार्डिनैलिटी वाले भी हो सकते हैं, जैसे 1 और 3 हो सकता है, और 1 और 2 हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ लेट्स से इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो बात बात हम काउंटिंग प्रूफ में या कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ में किसी भी नंबर्स के अरेंजमेंट्स को काउंट करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं एक दूसरे सेट तक। उसका फायदा हमें ये होता है कि अगर हमारे पास एक सेट से दूसरे सेट तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए, और बाइजेक्टिव फंक्शन से हमें पता चल जाता है कि दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी जो है वो सेम होगी, तो इस तरह हम उसको दूसरे सेट्स की कार्डिनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी कि हमारे पास
अगर 7 लेंथ का बिट स्ट्रिंग है तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स होंगे वो 2 raised to power 7 होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं f इसके सबसेट से, ए के सबसेट से। लेट से ए का जो सबसेट है उसको हम डिनोट कर लेते हैं ए आई से, और हम उसके कोरोस्पोंडिंग जो एक बिट स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि ए की कार्डिनैलिटी 3 है तो हम इसके कोरोस्पोंडिंग एक यूनिक बिट स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसकी लेंथ 3 हो। और क्योंकि हमारे पास बिट स्ट्रिंग में दो ही नंबर यूज होते हैं, 0 1 बाइनरी 1, तो किसी भी सबसेट के कोरोस्पोंडिंग हम एक बाइनरी बिट स्ट्रिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास जो बिट स्ट्रिंग होगा वो 0 0 होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1 भी प्रेजेंट नहीं है तो 1 की जगह 0, 2 भी प्रेजेंट नहीं है तो 2 की जगह भी 0, 3 भी प्रेजेंट नहीं है तो 3 की जगह भी 0। अब इसी तरह अगर मेरे पास ये 2 है तो इस 2 के कोरोस्पोंडिंग जो बिट स्ट्रिंग होगा वो होगा 0, क्योंकि 1 तो प्रेजेंट नहीं है इस सेट में। 2 प्रेजेंट है तो उसकी जगह 1, और 3 प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह 0। इसका मतलब ये है कि हर सबसेट के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास एक यूनिक बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर मैं 1 3 कंसिडर करूं तो 1 3 का जो कोरोस्पोंडिंग बिट स्ट्रिंग होगा वो होगा 1, क्योंकि 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है तो 0, 3 प्रेजेंट है तो 1। तो 1 0 1 जो है वो सबसेट के कोरोस्पोंड करता है 1 3। तो ये हमारे पास ये फंक्शन, ये हमारे पास 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करता हूँ कोई भी 1 1 के लिए, मैंने आपको बता दिया कि हर सबसेट के कोरोस्पोंडिंग एक यूनिक हमारे पास बिट स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास एक, और हर बिट स्ट्रिंग जो है वो दूसरे बिट स्ट्रिंग से डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास एक 1 1 के लिए आर्गूमेंट है। ऑन 2 के लिए ये है कि अगर आप कोई भी एक बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 चूज करते हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास एक सेट एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 0 0 1 कंसिडर करता हूँ तो उस 1 प्लेस पर 0 है, इसका मतलब 1 भी इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड प्लेस पे 0 है तो 2 भी इंक्लूड नहीं है। थर्ड प्लेस पे 1 है, इसका मतलब है कि 3 जो है वो इंक्लूडेड है। तो हमारे पास 0 0 1 के कोरोस्पोंडिंग एक सबसेट आ गया 3 जो कि ए का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर बिट स्ट्रिंग के कोरोस्पोंडिंग एक सबसेट एग्जिस्ट करता है, और हर सबसेट जो है वो एक यूनिक बिट स्ट्रिंग के कोरोस्पोंडिंग करता है। तो हमारे पास सबसेट ऑफ ए और बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 के दरमियान में एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ए के उतने ही सबसेट होंगे जितने के हमारे पास डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स होंगे लेंथ 3 के। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि 3 बिट स्ट्रिंग के जो लेंथ है, लेंथ 3 के जो बिट स्ट्रिंग्स हैं वो हमारे पास टोटल 2 raised to power 3 यानी कि 8 एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ए के जो सबसेट्स हैं वो भी 8 ही एग्जिस्ट करेंगे। ये हमारे पास एक डिफरेंट अप्रोच है, और ये एक डिफरेंट टेक्निक है नंबर ऑफ सबसेट्स प्रूफ करने की, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स। अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको डिटेल्स में देखेंगे और इस तरह के बहुत सारे सवाल देखेंगे जिनको हम कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। और हम इसमें एक और हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हम प्रोडक्ट रूल को यूज कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए भी। अगर आपको याद हो तो हमने जब सेट्स वाला पोर्शन किया था तो हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। अगर हमारे पास ए है, ए सेट की कार्डिनैलिटी लेट से m है, और बी सेट की कार्डिनैलिटी लेट से m है, और अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी होगी m टाइम्स m। तो इसी तरह हम यहाँ पे दो सेट से ज्यादा भी सेट्स डिफाइन कर सकते हैं, A1 से लेकर लेट से AM तक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। और उस केस में जो हमारे पास कार्डिनैलिटी होगी वो हमारे पास होगी कार्डिनैलिटी ऑफ A1 टाइम्स कार्डिनैलिटी ऑफ A2 टाइम्स कार्डिनैलिटी अप टू AM। तो ये हमारे पास एक एक डिफरेंट एप्लीकेशंस है प्रोडक्ट रूल की। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल गिवन है डीएनए और जीनोम्स की, वो आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट। कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
एनी क्वेश्चन? नो? ओके, हम अब मूव करते हैं सम रूल पे। तो सम रूल हमारे पास यूज होता है जब आपके पास दो टास्क ऐसे हों जो कि इंडिपेंडेंट ना हो, बल्कि एक टास्क की अपीयरेंस से जो दूसरे टास्क की अपीयरेंस है वो डिनाई होती हो। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आप एक कॉइन टॉस करते हैं, तो अगर कॉइन पर हेड अपीयर हो जाएगा तो इसका मतलब है टेल अपीयर नहीं हो सकता। तो इसको हम एज ए एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ले सकते हैं। तो इस केस में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं, तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। और इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों टास्क के नंबर ऑफ वेज को ऐड कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक बैग है जिसमें हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं और 4 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं। तो अब अगर आप उसमें से एक बॉल को पिक करते हैं तो लेट्स से वो ब्लू कलर की बॉल आ जाती है। तो नेक्स्ट आपके पास ये पॉसिबल नहीं है कि आप एट द सेम टाइम रेड कलर की भी बॉल आपके पास आ जाए, क्योंकि आपने एक ही बॉल चूज करनी थी। जब आपने ब्लू कलर की चूज कर ली, इसका मतलब है कि रेड कलर जो वो अपीयर नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये जो है, ये दोनों इवेंट्स जो हैं, ये जो कलर्स हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये हमारे पास है एक पॉसिबिलिटी, एक एग्जांपल ऑफ सम रूल। यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास हाँ, एक मैथमेटिक्स फैकल्टी मेंबर है और एक स्टूडेंट है जिसका मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट है। तो अब हमने एक कमेटी बनानी है जिसमें हमने या तो मैथमेटिक्स फैकल्टी मेंबर चूज करना है। अगर वो चूज नहीं करना तो हम एक स्टूडेंट चूज करेंगे जिसका सब्जेक्ट एज ए मैथमेटिक्स मेजर है। अब चूंकि एक ही रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है, दो की चॉइसेस नहीं है, तो जब आप अगर टीचर चूज कर देंगे तो आपके पास स्टूडेंट को चूज करने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और अगर आप स्टूडेंट को चूज कर लेंगे तो आप टीचर को पॉसिबली चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली वन चॉइस। तो इस केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेज होंगे वो होगा सम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स एंड मैथमेटिक्स मेजर स्टूडेंट्स। तो जो मैथमेटिक्स मेंबर्स हैं वो हमारे पास 37 है और जो स्टूडेंट्स हैं दे आर 83। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाएंगी वो हमारे पास होंगी 37 प्लस 83 विच आर 120। अब हम इस सम रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं एक दो से ज्यादा टास्क में, जिस तरह हमने प्रोडक्ट रूल में किया था। और हमारे पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि जो आप सम रूल में जो आप जो टास्क चूज कर रहे हैं उनमें कोई भी टास्क जो है वो कंबाइन ना हो। इसकी मिसाल हम समझ सकते हैं सेट की वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, उसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। एक मेरे पास दूसरा सेट है जिसमें मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों सेट्स हैं वो एक दूसरे से डिसजॉइंट है। तो अब अगर मैं इन इन दोनों सेट्स के यूनियन लेता हूँ तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी, उसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास होगी कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी, विच वुड बी 5 + 6 और इट वुड बी 11। लेकिन अब अगर हमारे पास एक एक डिफरेंट ऑप्शन ये हो सकती है कि दोनों सेट्स जो हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर हमारे पास ए सेट और बी सेट जो हैं वो दोनों ओवरलैप करें, सेट ए और सेट बी, ये हमारे पास ए में 5 एलिमेंट्स हैं, 6 में, बी में 6 एलिमेंट्स हैं, और जो इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 हो जाएंगे। तो अगर अब हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स काउंट करें तो वो हमारे पास 11 नहीं होंगे, क्योंकि 5 में से 3 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जब हमने ए के एलिमेंट्स काउंट किए तो वो शामिल हो गए। फिर जब हमने बी के एलिमेंट्स काउंट किए तो वो अगेन इंक्लूड हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 जो है वो 2 दफा हमारे पास इंक्लूड हो रहा है, तो हमें एक दफा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ए यूनियन बी की जो कार्डिनैलिटी है दैट वुड बी 5 + 6 - 3, और इट वुड बी 11 - 3, इट इज 8। तो ऊपर वाले केसेस में हमारे पास दोनों सेट्स जो थे उनमें कोई भी
जो एलिमेंट्स थे वो कंबाइन नहीं थे, तो हमने जस्ट एक सिंपल सम रूल यूज किया। लेकिन सेकंड केस में हमारे पास दो सेट्स के जो इंटरसेक्शन था, या दो सेट्स में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स कंबाइन थे और वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे थे। इस केस में हम सम रूल तो नहीं यूज कर सकते, बल्कि हमें उसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस वाले मेथड को, इस वाली टेक्निक को हम कहते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था जब हमने सेट्स वाली टॉपिक किया था, अब हम इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास दो सेट्स डिसजॉइंट हो तो हम यूज करते हैं सम रूल, और अगर आपके पास दो सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हो तो हम उसमें यूज करते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसकी जनरलाइज फॉर्म हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल वो है डिसजॉइंट केसेस की, कि अगर आपके पास लेट्स से m डिफरेंट टास्क हैं और ईच टास्क जो है वो ni वेज में परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेज होंगे वो होंगे n1 प्लस n2 प्लस n2 अप टू nm। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अ स्टूडेंट कैन चूज अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ थ्री लिस्ट। और हमारे पास जो तीन लिस्ट हैं, उन तीन लिस्ट में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं 23, 15 एंड 19। लिस्ट थ्री है, लेकिन हमारे पास जो प्रोजेक्ट चूज करना है स्टूडेंट ने, वो इन तीनों में से कोई एक चूज करना है। अगर वो 23 वाले लिस्ट में से प्रोजेक्ट चूज करता है, इसका मतलब यह है कि वो बाकी दो प्रोजेक्ट लिस्ट में से प्रोजेक्ट चूज नहीं कर सकता। तो ये जो चूजन पार्ट है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है बाकी दोनों पे। तो इस केस में हम प्रोडक्ट रूल यूज नहीं कर सकते, और हम यूज करेंगे तीनों पॉसिबिलिटीज को ऐड करके सम रूल। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो आ जाएंगी 23 प्लस 15 प्लस 19, 57 वेज। और कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है कि जब आपके पास लूप्स, डिफरेंट लूप्स यूज होती हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, वो इनसाइड अदर लूप्स नहीं है। उस केस में हमारे पास सम रूल यूज होता है, और टोटल नंबर ऑफ फेज क्या होंगे कि हर लूप्स के जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। अब जिस तरह हमने प्रोडक्ट रूल में देखा था कि आपके पास प्रोडक्ट रूल जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए यूज होता है, इसी तरह हमारे पास जो सम रूल है वो यूज होता है यूनियन ऑफ सेट्स की कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए, इन केस जब आपके पास कोई से भी दो सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हो। अगर सेट्स डिसजॉइंट नहीं होंगे तो उस केस में हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक इसकी जनरलाइजेशन है, जब आपके पास m फाइनाइट सेट्स हों और दे आर डिसजॉइंट। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर ये प्रोजेक्ट वाला दोबारा से बता दें, ये जो प्रोजेक्ट चूज करना था ना, वो दोबारा से बता कौन दें। सा प्रोडक्ट यूज करने वाला? नहीं, ये प्रोजेक्ट वाला, इससे ऊपर वाली एग्जांपल जैसे ही। प्रोजेक्ट वाला, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑप्शनल कोर्स है। जस्ट 1 मिनट। अब आपके पास, आपने एक ऑप्शनल कोर्स लेना है, लेकिन उस कोर्स के लिए आपके पास दो डिफरेंट फील्ड्स में से सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक आर्ट्स का कोर्स चूज कर सकते हैं, या आप कोई एक साइंस का कोर्स चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्ट्स के आपके पास टोटल 20 कोर्सेज हैं और साइंस के आपके पास 15 कोर्सेज हैं। तो आपने एक ही ऑप्शनल कोर्स रखना है, वो ऑप्शनल कोर्स आर्ट्स में से हो सकता है या वो साइंस में से हो सकता है। तो अब आपने देखना है कि आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स की चॉइसेस है। तो आप आर्ट्स के कोर्सेज को साइंस के कोर्सेज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आर्ट्स का कोर्स चूज कर लेते हैं तो आप साइंस का तो चूज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट्स का कोर्स चूज करने के बाद आपके पास पॉसिबिलिटी खत्म, क्योंकि ऑप्शनल कोर्स आपका सिर्फ एक ही था, राइट? इसी तरह अगर आप कोई साइंस का कोर्स चूज कर लेते हैं तो आपके पास आर्ट्स का कोर्स चूज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी खत्म, क्योंकि कोर्स तो आपने सिर्फ एक ही चूज करना था। तो ये दोनों जो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं ये हमारे पास हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो हम यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल चॉइसेस हैं वो इन दोनों पॉसिबल नंबर ऑफ वेज का सम करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। क्लियर है अब आपको? यस सर। ओके।
अब हम आते हैं एक डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स में, ऐसे एग्जांपल्स में जिनमें हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल और सम रूल जो है वो साइमल्टेनियसली यूज हो रहे होते हैं। उस केस में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर लैंग्वेज है बेसिक, जिसमें हमने एक वेरिएबल का नेम डिफाइन करना है। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो नेम ऑफ वेरिएबल है वो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रिंग भी हो सकता है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ सिर्फ वन करेक्टर है, और हमारे पास दो करेक्टर्स वाला भी हो सकता है, और उन दो करेक्टर्स में से एक करेक्टर डिजिट भी हो सकता है, और दोनों हो सकता है दोनों जो अल्फाबेट्स हैं वो आपके पास अल्फाबेट्स ही हो और एक उनमें से डिजिट हो। और साथ में उसने आपको थोड़ी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन गिवन है कि आपके पास अपर केस और लोअर केस लेटर्स में कोई भी फर्क नहीं है, इट इज नॉट केस सेंसिटिव। तो और साथ में उसने ब्रैकेट्स में एक्सप्लेन किया एन अल्फा करेक्टर इज आइदर वन ऑफ द 26 इंग्लिश लेटर्स और वन ऑफ द 10 डिजिट्स। तो इनमें से 26 भी हो सकते हैं और इंग्लिश लेटर्स में से कोई एक भी हो सकता है, या 10 डिजिट्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोर ओवर अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर and must be different from the 5 strings of 2 characters that are reserved for programming use। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, और हम वो 5 लेटर्स कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेरिएबल नेम्स वी कैन डिफाइन इन बेसिक लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो ये कि जो वेरिएबल नेम है वो 1 करेक्टर लेंथ का भी हो सकता है और 2 करेक्टर लेंथ का भी हो सकता है। तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं V1 एज कि वो आपके पास अल्फाबेट्स जिनमें हमारे पास करेक्टर की लेंथ 1 होगी, और फिर हम डिफाइन कर लेते हैं V2 वो वाले वेरिएबल नेम्स जिसमें हमारे पास जो करेक्टर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 होगी। अगर आपने वेरिएबल नेम 1 करेक्टर वाला डिफाइन किया तो इसका मतलब है कि 2 करेक्टर वाला तो आप असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक वक्त में वेरिएबल का एक ही नाम हो सकता है, दूसरा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास V1 टाइप्स के वेरिएबल नेम्स हैं और V2 टाइप्स के जो वेरिएबल नेम्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। V1 होगा तो आप 2 करेक्टर्स वाला वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी वो होंगी इनका सम यूजिंग सम रूल। तो टोटल वेरिएबल नेम्स वुड बी वेरिएबल नेम्स ऑफ टाइप V1 प्लस वेरिएबल नेम्स ऑफ टाइप 2। तो टोटल चॉइसेस हमारे पास आ जाएंगी V1 प्लस V2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास V1 टाइप के कितने वेरिएबल नेम हो सकते हैं और V2 टाइप्स के कितने वेरिएबल नेम हो सकते हैं। तो सिंगल 1 लेटर है, इसका मतलब ये है कि आपने जो वेरिएबल असाइन करना था उसमें फर्स्ट जो आपने यूज करना था वो शुड बी लेटर होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए जो टोटल चॉइसेस होंगी वो तमाम अल्फाबेट्स होंगे विच आर 26। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, सॉरी V2 में हमारे पास क्या है कि 2 करेक्टर्स का आपके पास स्ट्रिंग होगा, उसमें स्टार्ट वो होना चाहिए इंग्लिश लेटर से। तो जो पहली हमारे पास चॉइसेस है वो है 26। तो 26 और सेकंड प्लेस के लिए सेकंड प्लेस में अब हम यहाँ पे डिजिट भी यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पर अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 26 चॉइसेस हैं, सेकंड पोजीशन के लिए मेरे पास हैं 26 और 10 डिजिट्स भी। तो हमारे पास जो टोटल चॉइसेस हैं दीज आर 36। तो 26 फर्स्ट चॉइस के लिए और सेकंड प्लेस के लिए 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 टाइम्स 36। तो जो V2 है वो हमारे पास टोटल कितने होंगे 26 टाइम्स 36। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये थी कि हमने वो 5 करेक्टर्स यूज नहीं करने जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व्ड है। तो हम क्या करेंगे टोटल पॉसिबिलिटीज में से उस 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल 2 टाइप्स के
V2 टाइप के जो वेरिएबल नेम्स होंगे वो होंगे 931 और फर्स्ट टाइप के जो वेरिएबल नेम्स होंगे वो होंगे 26। तो दोनों का सम करने के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगी। ये एग्जांपल अगर आपको नहीं क्लियर, इसमें कोई आइडिया आपको सही तरह समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास है ईच यूजर ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ पासवर्ड व्हिच इज 6 to 8 characters long. How? Where each character is an uppercase letter or a digit, and each password must contain at least one digit. How many possible passwords are there? तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारे पास पासवर्ड जो है वो लेंथ 6 के भी हो सकते हैं, लेंथ 7 के भी हो सकते हैं और लेंथ 8 के भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं P6 फॉर पासवर्ड्स ऑफ लेंथ 6, P7 पासवर्ड्स ऑफ लेंथ 7, P8 फॉर पासवर्ड्स ऑफ लेंथ 8। और अगेन यहाँ पे अगर आपके पास 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड होगा तो इसका मतलब है कि 7 कैरेक्टर्स लॉन्ग और 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग का पासवर्ड पॉसिबल नहीं होगा। तो P6, P7 और P8 जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल पासवर्ड्स होंगे वो इन तीनों पॉसिबिलिटीज का सम होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि हर कैरेक्टर जो है वो एक अपर केस लेटर हो सकता है या डिजिट हो सकता है, और साथ में हमारे पास ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डिजिट। अब ये एटलीस्ट वन डिजिट ये है अगर मैं फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड चूज करता हूँ, इसका मतलब है इसमें मेरे पास वन डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट्स भी हो सकता है, 3 डिजिट्स भी हो सकता है, 4 डिजिट्स भी हो सकता है, 5 डिजिट्स भी हो सकते हैं और हो सकता है कि 6 डिजिट्स भी हो। और इसमें ये ऐसा नहीं हो सकता कि 0 डिजिट इन्वॉल्व ना हो। तो लेकिन इस केस में हमारे पास डायरेक्टली कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक रिवर्स कैलकुलेशन। मीन्स से कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स विद लेंथ 6 फाइंड करना चाहता हूँ कि इंस्टेड कि मैं ये ढूंढूं कि 1 डिजिट्स वाले 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग के पासवर्ड कितने होंगे, 2 डिजिट्स इन्वॉल्विंग 2 डिजिट्स वाले 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड कितने होंगे, तो मैं ये चूज कर लूंगा कि पहले फाइंड कर लूंगा कि टोटल 6 लेंथ के पासवर्ड्स कितने हैं। तो टोटल 6 लेंथ के पासवर्ड क्या होंगे आपके पास, दे वुड बी 36 टाइम्स 36 टाइम्स 36, तो ये टोटल आ जाएंगे 36 रेज टू पावर 6। क्योंकि पहली पोजीशन पर भी अल्फाबेट हो सकता है, लेटर हो सकता है, अल्फाबेट्स 26 है, लेटर्स 10 है, डिजिट्स 10 है, तो टोटल चॉइसेस फर्स्ट पोजीशन के लिए 36 है। सेकंड पोजीशन भी हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होंगे, 10 आपके पास डिजिट्स होंगे, तो सेकंड प्लेस पे भी चॉइसेस हैं वो 36 हैं। अब हम क्या करेंगे कि टोटल चॉइसेस फाइंड करने के बाद उसमें से वो चॉइसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसमें कोई भी डिजिट यूज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कोई भी डिजिट अगर यूज नहीं होता, इसका मतलब है फर्स्ट प्लेस पर भी डिजिट नहीं है, सेकंड प्लेस पर भी डिजिट नहीं है, थर्ड प्लेस पर भी कोई डिजिट नहीं है, फोर्थ प्लेस पर भी डिजिट कोई नहीं है, फिफ्थ और सिक्स प्लेसेस पर भी डिजिट कोई नहीं है। तो इस केस में फर्स्ट प्लेस पर जो चॉइसेस होगी वो 26 होगी क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स नहीं। सेकंड प्लेस पर भी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स नहीं। तो जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे जिसमें कोई भी डिजिट इन्वॉल्व ना हो वो हमारे पास होगा 26 रेज टू पावर 6। तो पहले हमने ओवरऑल विद इंक्लूजन ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स और डिजिट्स फाइंड कर लिया और उसमें से हमने वो चॉइसेस सब्ट्रैक्ट कर दी जिसमें कोई भी डिजिट इन्वॉल्व नहीं था। तो हमारे पास आ जाएगा वो टोटल पासवर्ड्स ऑफ 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग जिसमें एक डिजिट एटलीस्ट 1 इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास गिवन है, इट इज दिस ह्यूज नंबर। इसी तरह सेम टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए हम पासवर्ड्स ऑफ लेंथ 7 फाइंड करेंगे। पहले टोटल पासवर्ड ऑफ लेंथ 7, फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विद नो डिजिट, तो हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड ऑफ लेंथ 7 विद एटलीस्ट 1 डिजिट। इसी तरह हमारे पास पासवर्ड ऑफ लेंथ 8
और लास्ट पे हम क्या करेंगे कि P6 P7 और P8 तीनों का सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल पासवर्ड्स आ जाएंगे जो कि पॉसिबल है विद दी गिवन कंडीशंस। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं। नो क्वेश्चन? सर जी बस करें, काफी है इतना। क्लास हमारी लेट स्टार्ट हुई थी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था लाइट की वजह से। ये सिंपल सा है। अभी तो हमने सिर्फ ये, आपने अगर आप 7 चैप्टर किया फर्स्ट ईयर का तो आपने देखा होगा ये वही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा सा जो हमने वेज है वो चेंज किया और हमने यहाँ पे नंबर 3 थोड़ी सी इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन रूल, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला। ये मैंने आपको अभी बताया था जब हमने ये सेट्स वाला किया बस था। कर दो सर, आज के लिए काफी है सर। बस 4:30 हो। लास्ट वो एग्जांपल्स हैं, ये 2 एग्जांपल्स करते हैं ना। जब हमारे पास ये वाली जो मैंने सर आपको समझ आ गया example अभी, सर आगे बताएंगे, बस ऊपर से खुल जाएगा सर। सुबह 8 बजे से क्लासें हो रही हैं। ये हमने बात डिस्कस कर ली थी इंक्लूजन प्रिंसिपल की, ये तो बस आपको डेफिनेशन दिखानी। ये मैंने एग्जांपल की थी आपके साथ डिस्कस अभी, ये जो इंटरसेक्शन वाली थी। तो जब हमारे पास दो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट होते हैं तो हम सम रूल यूज करते हैं, और जब दो सेट्स हमारे पास ओवरलैपिंग होते हैं तो हम उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हैं। ये मैंने आपसे एग्जांपल डिस्कस किया, ये देखें जैसे कि आपने दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी को ऐड किया और उसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यही हमारे पास सब्ट्रैक्शन रूल है। और यहाँ पर ये गिवन है कि कार्डिनैलिटी ऑफ A1 और A2 इट इज सेम एज कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ A2 माइनस देयर इंटरसेक्शन पार्ट। इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वही है। अगर आप ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा। एक्सरसाइज में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपने खुद से ट्राई करनी है। अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 आइदर स्टार्ट विद द 1 बिट और एंड विद द 2 बिट 0 0। अब हमें ढूंढना ये है कि अगर हम 8 बिट स्ट्रिंग लें तो उसमें से कितने बिट स्ट्रिंग्स जो हैं वो लेंथ जो फर्स्ट से स्टार्ट 1 से स्टार्ट होते हैं या जो 0 0 पर एंड होते हैं। अब अगर आप देखें कि 1 से स्टार्ट होने वाले बिट स्ट्रिंग्स के लिए हमें जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर डिजिट को फिक्स करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 8 में से जो एक आपके पास पोजीशन है वो फिक्स होगी, तो जो बाकी आपके पास 7 प्लेसेस हैं दे आर आर्बिट्ररी, और वहां पे आप आर्बिट्ररी नंबर जो है वो चूज कर सकते हैं। और हर प्लेस पे हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं, हम 0 यूज कर सकते हैं या 1 चूज कर सकते हैं। तो सेकंड प्लेस पे भी दो चॉइसेस हैं, थर्ड प्लेसेस पे भी दो चॉइसेस हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 7 पे भी दो दो चॉइसेस हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2⁻7 विच आर 128। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास वो बिट स्ट्रिंग जो कि 0 0 पर एंड होते हैं। अगर 0 0 पर एंड होते हैं इसका मतलब यह है कि 8 में से 6 प्लेसेस जो है वो हमारे पास फिक्स्ड हो गई। लास्ट 2 प्लेसेस पे तो हम आर्बिट्ररी अरेंजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो पहली 6 प्लेसेस हैं वहां पे हम कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं 0 और 1 में से किसी भी एक की। तो जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी वो हमारे पास होंगी 2⁻6। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिनमें जो बिट स्ट्रिंग्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 0 पर एंड हो रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास पहली पोजीशन भी फिक्स है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, हमारे पास लास्ट दो पोजीशन भी फिक्स है क्योंकि 0 पर एंड हो रही है। जो रिमेनिंग हमारे पास प्लेसेस होंगी वो 5 होंगी। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगी वो आएंगी 2⁻5 विच आर 32। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाले केसेस में दोनों में कुछ पॉसिबिलिटीज कॉमन है। जो कॉमन है वो हमारे पास 32 है, तो हम 128 प्लस 64 माइनस 32 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160। तो ये हमारे पास एक अदर एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दिस यूनियन ऑफ सेट्स यूज हो रहे हैं विद कॉमन पॉसिबिलिटीज। अब हम यहाँ पे लास्ट वाला डिफाइन करते हैं डिवीजन रूल। ये डिवीजन रूल हमारे पास क्या है। डिवीजन रूल को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। जैसे आप एक फंक्शन डिफाइन करें
इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं फंक्शन f डिफाइन करता हूँ इंटीजर्स से पॉजिटिव इंटीजर की तरफ यूजिंग f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप देखें जब आप -2 को फंक्शन की डोमेन में कंसिडर करते हैं तो आंसर हमारे पास 4 आता है। 2 को जब आप कंसिडर करते हैं तो आंसर भी हमारे पास 4 आता है। इसी तरह जब आप -3 कंसिडर करते हैं तो भी आंसर हमारे पास 9 आता है, और +3 कंसिडर करते हैं तो भी आंसर हमारे पास 9 आता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास हर दो एलिमेंट, एक 4 के कोरस्पॉन्डिंग भी दो नंबर्स हैं -2 और +2, 9 के कोरस्पॉन्डिंग में हमारे पास दो नंबर्स हैं -3 और 3। इस तरह एक एग्जांपल आपने की होगी एफएससी में सर्कुलर टेबल वाली। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 पर्सन हैं सर और आपकी मैंने देखना आवाज है ठीक कि नहीं आ रही। आपके पास 4 पर्सन हैं और हमने ये देखना है कि कितने पॉसिबल वेज में हम उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए, बी, सी, डी। इसी तरह अब अगर मैं इनकी प्लेसेस चेंज करता हूँ तो लेट्स से ये ए, बी, सी, डी। इसी तरह एक दफ़ा और ए, बी, सी, डी, और लास्ट में हमारे पास ए, बी, सी और डी। तो आप ये देखें कि बेसिकली हमने ये 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाई, लेकिन चारों डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो हैं वो कोरस्पॉन्ड करती हैं सिर्फ एक ही अरेंजमेंट को, क्योंकि हमारे पास अरेंजमेंट्स डिफरेंट तब होंगी जब हमारे पास किसी भी नंबर के जो दो नेबर्स हैं वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ए का नेबर हमारे पास यहाँ पर बी है और डी है। सेकंड पिक्चर में भी आप देखें कि हमारे पास ए का जो नेबर है वो बी और डी ही है। थर्ड पिक्चर में देखें तो हमारे पास उसका जो नेबर है वो भी बी और डी ही है, और फोर्थ पिक्चर में भी हमारे पास जो ए का नेबर्स है वो बी और डी ही है। इसका मतलब है ये जो 4 अरेंजमेंट्स हैं वो कोरस्पॉन्ड करती हैं एक ही अरेंजमेंट को। तो अगर हम इस अरेंजमेंट से पहले टोटल नंबर ऑफ वेज देखना चाहें तो फर्स्ट पोजीशन के लिए भी हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। अब अगर मैं उन 4 में से एक पर्सन को चूज कर लेता हूँ तो 3 सीट्स रह गई हैं और 3 ही चॉइसेस हैं। तो सेकंड वाले के लिए भी मेरे पास चॉइसेस कितनी होंगी, 3। और फिर 2 पर्सन्स के लिए 2 चीज सीट्स हमने चूज कर ली, 2 पर्सन रह गए और 2 सीट्स रह गई। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड प्लेस पर भी चॉइसेस कितनी हैं, 2। और फोर्थ प्लेसेस पर हमारे पास चॉइसेस हैं वो 1 है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा जैसे हमारे पास ये 4 जो अरेंजमेंट्स है, ये चारों अरेंजमेंट्स जो है वो कोरस्पॉन्ड करती हैं एक ही अरेंजमेंट को, क्योंकि हमारे पास किसी भी ऑप्शन में, किसी भी चॉइसेस में, किसी भी नंबर के जो दो नेबरहुड्स हैं वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट पे इस पॉसिबिलिटीज को डिवाइड कर देते हैं इस 4 से। तो यही हमारे पास बेसिकली डिवीजन रूल है, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास n वेज है और हर w वेज के लिए हमारे पास एग्जैक्टली d जो है वो कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं सेम वे को। जैसे हमारे पास इस एग्जांपल में -2 और 2 जो है वो कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं एक ही नंबर 4 को। इसी तरह -3 और 3 जो है वो कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं 9 को। या आप रिवर्स में यूज कर सकते हैं, जो 4 है वो कोरस्पॉन्ड कर रहा है -2 और 2 को, 9 जो है वो कोरस्पॉन्ड कर रहा है -3 और 3 को। इसी तरह हमारे पास ये चारों जो अरेंजमेंट्स हैं इन पर्सन्स की, ये कोरस्पॉन्ड कर रही हैं 1 नंबर को। तो हम क्या करते हैं, वो जो डी वेज हैं जो कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं एक ही को, हम एन से उस डी को एन को उस डी से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं डिवीजन रूल। अदर वे इसको अंडरस्टैंड करने का विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए, जो कि हमारे पास इज द यूनियन ऑफ एन पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स ईच विद द एलिमेंट्स। जैसे मेरे पास, अगर मैं जो एग्जांपल कंसिडर की थी उसमें मैं a1 ले लेता हूँ। a1 इज -2 और 2, और a2 मैं कंसिडर कर लेता हूँ लेट्स से -3 और 3 को
तो जब आप फंक्शन स्क्वायर वाला मैप करेंगे तो -2 और 2 जो है वो कोरोस्पोंड करेगा 4 को, -3 और 3 जो है वो कोरोस्पोंड करेगा 9 को। तो एट द एंड हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेंज है, जो रेंज की कार्डिनैलिटी है, रेंज हमारे पास क्या होगा, कोडोमेन जो है सेट बी। तो इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास क्या होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास सबसेट्स हैं A1 और A2। A1 और A2 की कार्डिनैलिटी जो है वो 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी का कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास है ए की कार्डिनैलिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज डिवीजन रूल। और हमारे पास जो फंक्शन की टाइप है वो हमारे पास होती है मैनी टू वन। अब क्योंकि हमारे पास जितने भी सबसेट्स हैं A1 A2 इन सब की कार्डिनैलिटी सेम है, A1 की भी 2 है, A2 की भी 2 है, अब तो जितने भी हमारे पास फाइनाइट सबसेट्स होंगे उन सब की कार्डिनैलिटी 2 है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं D2 फंक्शन इज D2 वन फंक्शन टाइप। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है सर्कुलर टेबल वाली, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पिक्चर्स में, कि जो चार आपके पास प्लेसमेंट्स ऑफ पर्संस हैं ये कोरस्पॉन्ड करती हैं 1 को। तो हम क्या करते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं चारों पोजीशंस के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज और बाद में हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 6। जब आपने एफएससी में टॉपिक किया होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि सर्कुलर टेबल पे या नेकलेस या बीड्स के लिए आप एक पर्सन को फिक्स करते हैं और बाकी 3 की परमुटेशंस देखते हैं। तो वो भी हमारे पास यही आता है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 6। यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ डिवीजन रूल। लास्ट में हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है ट्री डायग्राम, कि आपके पास आपने अगर टोटल पॉसिबिलिटीज चेक करनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप प्रोपोजिशंस के लिए डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो प्रोपोजिशंस हैं P और Q, ये मैंने P और Q लिख लिया। अब P मेरे पास ट्रू हो सकती है और फॉल्स हो सकती है। अब P अगर ट्रू है तो मेरे पास Q ट्रू भी हो सकता है और Q फॉल्स भी। इसी तरह जब P ट्रू है तो Q ट्रू हो सकता है और अगर P फॉल्स है तो Q फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं एक थर्ड प्रोपोजिशन भी डिफाइन कर लेता हूँ तो R, तो मेरे पास Q ट्रू होने के साथ R के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। या आपके पास R ट्रू भी हो सकता है और R फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरह अगर Q ट्रू है तो R ट्रू भी हो सकता है और R फॉल्स भी हो सकता है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी P ट्रू Q ट्रू और R ट्रू, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू 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 और ट्रू। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, P ट्रू है Q ट्रू है और R जो है वो फॉल्स है। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने ये प्रोपोजिशंस बनाई थी दो से ज्यादा। तो ट्री डायग्राम हमारे पास बेसिकली हमें हेल्प करता है किसी भी अरेंजमेंट्स की तमाम पॉसिबिलिटीज को लिस्ट करने के लिए। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वही क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं उसी टाइप के। तो आपने सबसे पहले उनमें से डिस्टिंग्विश करना है कि किस में हमारे पास चॉइसेस डिपेंडेंट है, किस में इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट के लिए सम रूल, इंडिपेंडेंट के लिए प्रोडक्ट रूल। अगर कॉमन है तो हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और अगर कुछ चॉइसेस एक ही पॉसिबिलिटीज के क्रॉसपॉन्ड करती हैं तो डिवीजन। तो ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के ट्राई करें। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, किसी का आपका सॉल्यूशंस को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।